तो देश में जो है मामले वो पिछले 2 दिनों से 40,000 के पार जा रहे हैं और ये भी चौंकाने वाली और परेशान करने वाली घटना है। देखिए, अनलॉक के साथ साथ बीमारी भी अनलॉक हो जाएगी अगर आप कोरोना नियमों का पालन नहीं करेंगे। और यही वजह है कि केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र में लगातार मामले बढ़ रहे हैं। अकेले 16,000 मामले केरल में हैं और उसके अलावा आपको बता दूं 10,000 मामले अकेले महाराष्ट्र में हैं। हमारे साथ हमारे 4 सहयोगी ग्राउंड जीरो से जुड़ गए हैं। नीरज पांडे जुड़ गए हैं दिल्ली से, हमारे साथ मृत्युंजय सिंह हैं मुंबई से, और उसके अलावा हमारे साथ ब्रजेश राजपूत भोपाल से, संजय त्रिपाठी हैं लखनऊ से। सबसे पहले पिंकी राजपुरोहित भी हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगी। सबसे पहले हम मुंबई चलते हैं। मुंबई में 10,000 से मुंबई चलते हैं। महाराष्ट्र में 10,000 से ज़्यादा मामले हैं और ये वाकई में परेशान करने वाली खबर है। मृत्युंजय, जो मामले हैं वो महाराष्ट्र में पहले कम हुए, अब फिर से एक बार बढ़ना शुरू हुए हैं। केरल भी लगातार मामले बढ़ रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि ये दूसरी लहर जो ख़त्म होने जा रही थी वो तीसरी लहर में तब्दील हो जाए। जी, निश्चित तौर पर ये ही बहुत बड़ी चिंता का विषय हुआ है और 2 पहलू हैं। एक तो ये कि कोरोना को लेकर लापरवाही और दूसरा वैक्सीनेशन की धीमी प्रक्रिया। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि मुंबई और महाराष्ट्र में कोरोना की स्थिति क्या है। देखिए, महाराष्ट्र की अगर बात करें तो अभी महाराष्ट्र में 1,14,625 एक्टिव केसेस हैं, जिसमें से 9,000 के करीब केसेस सिर्फ मुंबई में एक्टिव केसेस है। 8 से 9,000 लगभग उतने लोग ठीक भी हो रहे हैं, लेकिन ये संख्या बहुत तेजी से कम होती नजर नहीं आ रही है। मुंबई में सुधार जरूर देखने को मिला है, लेकिन अभी भी केसेस जो है वो कम नहीं हुए हैं। मौत के आंकड़े भी लगभग इतने ही हैं। मुंबई की अगर मैं बात करूं तो कल 24 घंटे में 540 मामले आए थे, 13 लोगों की मौत हुई थी। अभी भी मुंबई में 7,714 एक्टिव केसेस हैं, जो कि जिनका इलाज अलग अलग अस्पतालों में चल रहा है। तो कहीं ना कहीं मुंबई में थोड़ी राहत जरूर है, मुंबई की आबादी, मुंबई के घनत्व को देखते हुए। लेकिन आपको बता दें कि महाराष्ट्र के जो कुल जिले हैं उसमें से 20 जिले जो थे वो ज़्यादा खतरे में थे, जिसमें से संख्या कम हुई है 8 जिलों की। 8 जिले जो है अभी भी वहाँ पर कोरोना के इतने ज़्यादा मामले हैं कि वहाँ रियायत नहीं दी जा सकती, बहुत ज़्यादा छूट नहीं दी जा सकती। बहुत जगहों पर अभी भी आंशिक लॉकडाउन जैसी माहौल है। दुकानों को एक तय समय पर ही खोलने की इजाज़त दी गई है। लेकिन बता दें कि इससे निपटने के लिए एक वैक्सीनेशन पर जोर दिया जा रहा है, साथ ही साथ आगे की तैयारी किस तरह से की जा रही है, वैक्सीनेशन की प्रक्रिया पर लगाम लग रही है। महाराष्ट्र 3.5 करोड़ डोज लगाने वाला पहला राज्य बना, 3,54,00,000 डोज लगे, और उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र पहले और दूसरे नंबर पर हैं। प्रधानमंत्री ऑक्सीजन की उपलब्धता पर बड़ी बैठक करने वाले हैं और कल ही उन्होंने 23,000 करोड़ का पैकेज कैबिनेट के जरिए जारी किया है ताकि तीसरी लहर से निपटा जा सके। अभी ऑक्सीजन की महाराष्ट्र में क्या स्थिति है, क्योंकि सबसे पहले दिक्कत महाराष्ट्र में ही आई थी दूसरी लहर के पहले ऑक्सीजन की कमी की। जी, निश्चित तौर पर महाराष्ट्र में देखिए 1500 मैट्रिक टन ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, लेकिन इस समय 1300 मैट्रिक टन की क्षमता महाराष्ट्र में है। महत्वपूर्ण बात यह है कि ऑक्सीजन की जो सप्लाई है, डिमांड सप्लाई चैन, वो कैसे मेंटेन रखा जाए, ये भी महत्वपूर्ण बात है। कि महाराष्ट्र में सबसे बड़ी दिक्कत भी आई थी, तो सबसे पहले महाराष्ट्र ने ही इसका हल भी निकाल लिया था और यहाँ ऑक्सीजन की इतनी ज़्यादा दिक्कत होने नहीं दी गई थी। शुरुआत के समय में निश्चित तौर पर ऑक्सीजन बेड की उपलब्धता में कमी देखने को मिली थी। आपको बता दें इससे निपटने के लिए क्या तैयारियां की गई हैं। मुंबई में 5 अस्पतालों में ऑक्सीजन टैंक लगाए गए हैं और ये ट्रायल बेसिस पर है। आने वाले दिनों में इसकी संख्या बढ़ाकर 20 कर दी जाएगी, यानी कि जो मुंबई के अस्पताल है उनके परिसर में इस प्रकार से ऑक्सीजन जो सिलेंडर टैंक है उनको बनाया जाएगा, और ताकि जो मुंबई में संख्या बढ़ने पर कहीं और से मंगाने की जरूरत ना पड़े, अस्पताल में ही ऑक्सीजन उपलब्ध हो और अन्य जगहों पर सप्लाई डिमांड वाला सिस्टम रखा जाएगा। ठीक है, ये तैयारी की गई है फिलहाल मुंबई के लिए। अब हम लेकिन किस प्रकार से सहयोगियों का रुख कर लेते हैं। मृत्युंजय, आप उनसे भी अपडेट ले लेते हैं। सबसे पहले आप ब्रजेश के पास चलते हैं। ब्रजेश, मध्य प्रदेश उन राज्यों में है जहाँ पर कोरोना सबसे तेजी से काबू में आया था, और अब क्या स्थिति है? ऑक्सीजन को लेकर भी कमी मध्य प्रदेश में हुई थी, ऑक्सीजन का टैंकर भी मध्य प्रदेश का अगवा कर लिया गया था। अभी मध्य प्रदेश में क्या स्थिति है? हाँ विकास, फिलहाल तो हालत बेहतर है, मगर चिंता की बात यह है कि जैसे कल का जो आंकड़ा आया, मध्य प्रदेश में 26 नए मरीज सामने आए। जिसमें हम भोपाल की बात करें तो भोपाल में 10 मरीज सामने आए, तो केसेस थोड़े निकल रहे हैं। सरकार अलर्ट है। सरकार जो 1 जुलाई से
फुल अनलॉक करने वाली थी उसको रोक दिया गया है। अब वो 15 जुलाई तक आगे बढ़ा दिया गया है। जहाँ तक बात अस्पतालों की जाए तो पिछले दिनों में लगातार नए नए अस्पताल बने हैं। बीना में एक 1000 बेड का अस्पताल बना है। हम भोपाल की बात करें तो भोपाल में एक 250 बेड का नया अस्पताल खुल गया है। यदि हम ऑक्सीजन की बात करें तो अभी भी कहा जा रहा है कि ऑक्सीजन पर हम सेल्फ सफिशिएंट हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने तय किया था कि सभी बड़े बड़े तकरीबन 37 या 40 जिलों में ऑक्सीजन जिला अस्पतालों में ऑक्सीजन के प्लांट लगेंगे। तो इसकी गति धीमी जरूर है। अभी 10 या 15 जगहों पे ऑक्सीजन प्लांट लग गए हैं, मगर फिर भी सरकार अलर्ट है, लगातार रोज मॉनिटरिंग हो रही है और अभी चिंता की बात नहीं है। मगर हाँ, कोरोना प्रोटोकॉल का लगातार यूज़ किया जाए, इस पर पूरा ध्यान दिया जा रहा है। पूरा टोटल अनलॉक अभी नहीं हो रहा है, इस पर भी ध्यान रखा जा रहा है। तो कुल मिला के हालत फिलहाल बेहतर है। जहाँ तक थर्ड वेव की बात की जाए तो बच्चों के लिए जो पीडियाट्रिक वार्ड्स हैं वो तकरीबन हर मेडिकल कॉलेज में खोल दिए गए हैं और जिला अस्पतालों में भी इसकी खास चर्चा की जा रही है कि जिला अस्पताल में भी है। तो कुल मिला के सरकार अलर्ट है और फिलहाल ऐसी कोई गंभीर स्थिति अभी तो नहीं दिख रही है। बिल्कुल ब्रजेश, और सबसे पहला राज्य था मध्य प्रदेश जहां पर बच्चों के आईसीयू को खोलने का इंतजाम किया गया था और तकरीबन 1 महीने पहले इसकी शुरुआत भोपाल से हुई थी। अब सीधे रुख कर लेते हैं हम हमारे सहयोगी संजय त्रिपाठी उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं। उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा आबादी वाला राज्य है, लेकिन फिलहाल वहाँ केस 100 के आसपास ही हैं। संजय, क्या अपडेट है? ऑक्सीजन की क्या उपलब्धता है? विकास, देखिए, उत्तर प्रदेश उन राज्यों में शुमार है जिन्होंने कोरोना का सबसे ज़्यादा प्रकोप भोगा है, झेला है। आपने देखा होगा अप्रैल और मई के महीने में किस तरह से त्राई मची थी। अस्पतालों में बिस्तर नहीं थे, लोगों को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं थी। लेकिन दूसरी लहर से सबक लेते हुए सरकार ने 528 नए ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना करने के निर्देश दिए थे और इसमें से 138 ऑक्सीजन प्लांट अब तक लग भी चुके हैं। शेष के लिए 15 अगस्त तक का टाइम है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद बाकायदे रोज़ मॉनिटरिंग करते हैं। टीम 9 की बैठक होती है जिसमें अपडेट लिया जाता है कि ये ऑक्सीजन प्लांट कब तक लगाए जाएंगे। इसके अलावा चूँकि तीसरी लहर में बच्चों पर काफ़ी खतरा जताया गया, तो ऐसे में पूरे प्रदेश के ब्लॉक स्तर पर, न केवल जिला स्तर पर बल्कि ब्लॉक स्तर पर NICU और PICU बेड्स की स्थापना के निर्देश दिए गए थे, जिनमें से ज़्यादातर जगह बेड्स की स्थापना कर भी दी गई है। साथ ही साथ वेंटिलेटर, ऑक्सीजन जनरेटर, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स, ये सारे के सारे सभी अस्पताल जहां पर कोरोना का इलाज संभव है, जहां पर कोरोना के लिए डेडिकेटेड बेड्स बनाए गए हैं, उन पर स्थापित कर दिए गए हैं। तो तैयारियां काफ़ी मुकम्मल हैं, क्योंकि दूसरी लहर का भारी प्रकोप था उत्तर प्रदेश में, हज़ारों की संख्या में लोगों की जान गई थी और ऐसे में अब तैयारियां काफ़ी ज़्यादा दुरुस्त की गई हैं जी। कहीं पर भी अगर कोई जानकारी मिलती है इस तरह की कोई इंतज़ाम मुकम्मल नहीं हुआ है, तो सीधे स्वास्थ्य विभाग उस पर हरकत में आता है और आवश्यक संसाधन और सुविधाएं उपलब्ध कराता है। जरूरी कार्रवाई हो रही है। बड़ी जानकारी दे रहे हैं संजय त्रिपाठी लखनऊ से। 528 में से 138 ऑक्सीजन प्लांट तैयार भी हो चुके हैं, उन पर वो सुचारू रूप से चल भी रहे हैं। बाकी के लिए 15 अगस्त आखिरी डेट रखी गई है। ये अपडेट इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि प्रधानमंत्री आज इसी अपडेट के लिए अपनी हाई लेवल कमेटी की एक बैठक कर रहे हैं। सीधे चलते हैं अपने सहयोगी नीरज पांडे के पास। नीरज, इस बैठक में ऑक्सीजन से जुड़ी तमाम जानकारियों के अलावा और क्या क्या हो सकता है? देखिए, इस बैठक का जो सीधा पर्पज़ यही है कि पिछले दिनों में जो बैठकों में डिसीजंस लिए गए, खासकर वो कि पूरे देश के हर जिला अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाएं, इसका आदेश दिया गया था और उसका PM केयर फंड से बाकायदा पैसा भी रिलीज़ कर दिया गया था। तो एक तो उसकी समीक्षा करना है, दूसरा ऑक्सीजन सप्लाई चेन कैसी है, क्या स्थिति है और कितनी उपलब्धता है और कितनी ज़रूरत है और कितनी देनी है, ये सारी चीज़ों की आज समीक्षा होनी है। तो इसमें इसीलिए जो एम्पावर्ड कमेटी के सदस्य हैं उनको बुलाया गया है, प्रधानमंत्री कार्यालय के अधिकारी हैं, प्लस गृह सचिव हैं, सारे वो लोग हैं जो ऑक्सीजन सप्लाई चेन से संबंधित रहे हैं। तो पिछले वेव 2 में आपने देखा हो कि तमाम बहुत सारी समस्याएं देखने को मिली कि ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं पहुंच पा रहे थे, प्रदेशों में ऑक्सीजन सप्लाई चेन अटक गई थी, कहीं पहुंच नहीं पा रहा था, कहीं पहुंच रहा था तो रास्ते में लूट लिया जा रहा था। ये तमाम ऐसी चीज़ें, तो थर्ड वेव की जो आशंका जताई जा रही है उसको ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले से ही सतर्क हैं और यही रीज़न है कि थर्ड वेव आए तब ना तैयारी की जाए, बल्कि उससे पहले ही समीक्षा बैठक करके वो सारी चीजें सुनिश्चित कर ली जाए। एक्शन में आ गए हैं। कल ही कैबिनेट की बैठक में 23,000 करोड़ रुपया भी जारी कर दिया तीसरी वेव से निपटने के लिए और आज ऑक्सीजन की उपलब्धता पर बैठक कर रहे हैं। दिल्ली का रुख कर लेते हैं, अंकित गुप्ता हमारे साथ हैं। अंकित, दिल्ली वो राज्य जहां पर ऑक्सीजन की डिमांड और सप्लाई का बहुत बड़ा गैप था,
20 से ज़्यादा लोगों की ऑक्सीजन की कमी से मौत हुई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने कहा कि नहीं, डिमांड तो उतनी थी नहीं, ये डिमांड पैदा करने की कोशिश की गई, राजनीतिक लड़ाई में लोगों की जान चली गई। अभी का अपडेट क्या है, अभी ऑक्सीजन की उपलब्धता क्या है? विकास, फिलहाल अभी तो उतनी ज्यादा जरूरत नहीं है और समझा भी जा सकता है, क्योंकि कहाँ एक जो है वक्त ऐसा था आज से जो करीबन 2 महीने पहले, जब दिल्ली में करीबन 25,000 के आसपास मामले रोजाना पहुंच रहे थे और आज की तारीख में करीबन 93 एक्टिव केसेस जो है सामने आए हैं एक दिन में। तो इसी से अंदाजा लग सकता है कि जो समय डिमांड थी वो आज की तारीख में नहीं है। लेकिन जिस बात का आपने जिक्र किया वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो ये है कि जिस समय जो है ये पीक पे डिमांड पहुंची थी, उस दौरान जो ऑक्सीजन की जो सप्लाई और डिमांड की बात आई थी, उसकी वजह से कई सारे ऐसे मामले सामने आए जहां पर लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल पाई और मौत हो गई और उस पर जमकर राजनीति हुई। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने एक जो है ऑडिट कमेटी बनाई और ऑडिट कमेटी ने अपनी रिपोर्ट भी जो है कोर्ट में दाखिल की, जिसमें जिस बात का आपने जिक्र किया कि डिमांड और सप्लाई में जो अंतर है या फिर जो मांग की गई थी और जो सप्लाई की जा रही थी वो कितनी सही थी, उन सारी चीजों का जिक्र किया गया। हालांकि उस पर भी राजनीति हुई है, हम राजनीति पर नहीं जाते हैं, लेकिन अब आज जो प्रधानमंत्री बैठक करेंगे, निश्चित तौर पर ये जो ऑडिट कमेटी की रिपोर्ट आई है उसका भी कहीं ना कहीं उस पर संज्ञान लिया जाएगा प्रधानमंत्री की तरफ से भी। क्योंकि उस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि दिल्ली ऐसे राज्य जिन्होंने जितनी जरूरत थी उससे ज्यादा मांग करके जो बाकी राज्य हैं उनके ऊपर एक अतिरिक्त दबाव डाल दिया और उनकी जो सप्लाई भी बाधित हुई है सिर्फ इस वजह से क्योंकि दिल्ली को जितनी जरूरत नहीं थी उससे ज्यादा की मांग की गई थी और इस वजह से ऐसी सभी स्थितियों से निपटने के लिए कदम उठाए जाने की जरूरत है। एक और महत्वपूर्ण चीज है कि दिल्ली हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद में दिल्ली में कुछ ऑक्सीजन प्लांट लगा दिए गए हैं, बाकी लगाने की तैयारी जारी है। तो कुल मिला के अंकित, अभी दिल्ली की स्थिति क्या है? कितने ऑक्सीजन प्लांट अप्रूव किए गए थे पीएम केयर से, कितने ऑक्सीजन प्लांट चालू हो चुके हैं और कितने ऑक्सीजन प्लांट अभी भी पेंडिंग है? अगर साफ तौर पर आंकड़ों की बात की जाए तो फिलहाल जो है दिल्ली सरकार की तरफ से जो है गोलमोल जवाब दिया जाता रहा है। केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया कि हमने 8 ऑक्सीजन प्लांट जो है अप्रूव किए थे और उसमें से जो है लगाने की जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की थी, क्योंकि हमने अप्रूव कर दिया पीएम केयर फंड से, लेकिन जमीन और जो बाकी स्टेटस है, मैं हाईकोर्ट के स्टेटस के हिसाब से बात कर रहा हूं, क्योंकि हाईकोर्ट में हलफनामा दिया गया था तो उसमें ये बताया गया था कि 8 ऑक्सीजन प्लांट लग चुके हैं और जल्द ही जो बाकी भी लग जाएंगे और जुलाई महीने में इनकी संख्या 20 से ज्यादा करने की बात भी हो रही थी। तो फिलहाल अभी जो हाईकोर्ट में जब इस मामले की सुनवाई होगी तो ताजा आंकड़ा, आधिकारिक आंकड़े की मैं बात कर रहा हूँ, वो सामने आएगा, क्योंकि राजनीति के तौर पर तो आरोप प्रत्यारोप जरूर हो रहे हैं, लेकिन हमारे लिए जरूरी आधिकारिक आंकड़ा। लेकिन इस सब के बीच में फिलहाल राहत की खबर यही है कि ऑक्सीजन की डिमांड उतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन तैयारी हमको करनी है तीसरी वेव की। बिल्कुल, तो दिल्ली देश की राजधानी और सबसे ज़्यादा राजनीति भी यहीं पर हुई थी। दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच कोर्ट तक में ये राजनीति को खींचा गया था, लेकिन अब की स्थिति क्या है ये भी साफ हो रहा है कि धीरे धीरे ऑक्सीजन की जो सप्लाई है उसके लिए ऑक्सीजन प्लांट बनाए जा रहे हैं। हम सीधे मृत्युंजय का रुख करते हैं। मृत्युंजय, हम आंकड़े लगातार दिखा रहे हैं, अभी भी सबसे ज़्यादा एक्टिव केस 1,14,000 महाराष्ट्र में। दूसरी लहर की शुरुआत महाराष्ट्र से ही हुई थी। जी, निश्चित तौर पर महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा शुरुआती कहर दूसरी लहर का देखने को मिला था और इससे निपटने के लिए तीसरी लहर की जो तैयारियां हैं वो बहुत तेज़ी से की जा रही हैं। मुंबई के कई ऐसी जगह हैं जहां पर कांदिवली इलाका है, मुलुंड इलाका है, यहाँ पर अतिरिक्त ऑक्सीजन बेड के लिए तैयारी की जा रही है। वहाँ पर 1000 की बेड की क्षमता वाले जंबो सेंटर्स बनाए गए हैं। अभी फिलहाल केसेस कम है। ये आप महाराष्ट्र का सबसे बड़ा जंबो सेंटर देख रहे हैं। यहाँ पर वैक्सीनेशन सेंटर भी महाराष्ट्र का सबसे बड़ा है और जंबो सेंटर भी बंद है। जब ताउते तूफान आया था उसके बाद से ये जो बीकेसी का जंबो सेंटर है, मुलुंड का जंबो सेंटर है, दहिसर का जंबो सेंटर है, जो खुले मैदानों में बनाया गया था, ऐसे वैक्सीनेशन सेंटर और जंबो सेंटर को फिलहाल वैक्सीनेशन सेंटर चल रहा है, लेकिन जंबो सेंटर मरीजों के लिए बंद कर दिया गया है क्योंकि अभी केसेस कम है। लेकिन इसी प्रकार से तीसरी वेव से निपटने के लिए 1000 की क्षमता वाले कई जगहों पर तैयारियां की जा रही है। महाराष्ट्र के अन्य जिलों की हम बात करें तो वहां पर भी 200 से 300 जैसी जिले की क्षमता है वहां पर बेड की तैयारियां की जा रही हैं। ऑक्सीजन की कमी ना हो इसके लिए डिमांड और सप्लाई चेन को बहुत अच्छे से व्यवस्थित करने की व्यवस्था है। उसके लिए टास्क फोर्स बनाया गया है जो इस पर नजर रखे हुए है। मुंबई के लिए अलग से व्यवस्था की गई है। मुंबई में हर जगह 5 अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए हैं, जिसे आने वाले दिनों में बढ़ाकर 20 अस्पतालों में कर दिया जाएगा। यानी कि मुंबई के जो बीएमसी अस्पताल है उनके परिसर में ही ऑक्सीजन प्लांट लग रहा है, तो इससे कि यहाँ के मरीजों को, मुंबई के मरीजों को दिक्कत ना हो, जो कि लगभग 2 करोड़ की आबादी वाला शहर है। तो इससे निपटने के लिए तैयारियां तीसरी आपको बीच में रोकूंगा। पिंकी राजपुरोहित हमारे साथ जुड़ गई हैं। पिंकी, हमारे दक्षिण भारत के
संपादक हैं, और पिंकी का रुख कर लेते हैं। पिंकी, सबसे ज़्यादा केस केरल में, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, यहाँ पर अकेले 80% के आसपास केस हैं, और केरल तो छप्पर फाड़ केस पैदा कर रहा है। 16,000 से ज़्यादा केस आए हैं। बिल्कुल विकास, जिस तरह से केरला मॉडल का उदाहरण जो है कहीं ना कहीं दिया जा रहा था वो फेल नजर आ रहा है, क्योंकि लगातार जो है 15,000 के आसपास हर दिन केस आ रहे हैं। हालांकि लगातार सरकार ये भी कह रही है कि वैक्सीन जो है वो दी जा रही है और तमाम सुविधा जो है ऑक्सीजन को लेकर भी वो भी पूर्ति की जा रही है। वहीं अगर तमिलनाडु की बात करें तो 3,000 प्रतिदिन केस आ रहे हैं। आंध्र प्रदेश में 2,900 केस दर्ज हुए हैं। कर्नाटका की बात करें तो 2,500 के ऊपर केस दर्ज हुए। यानी दक्षिण के ही 4 राज्यों में सबसे ज्यादा केसेस सामने आ रहे हैं, जिसमें केरला जो है वो हर दिन एक नया रिकॉर्ड तोड़ता दिखाई दे रहा है। ऐसे में अब तक जो है तीसरी वेव क्योंकि शुरू भी नहीं हुई है, तो ऐसा हाल है। तो आने वाले दिनों में किस तरह से सरकार का प्रिपेयरनेस रहेगा। खास तरह से केरला की बात करें तो जीका वायरस का केस भी सामने आया है एक 34 साल की प्रेग्नेंट महिला में, जिसके बाद 13 और सस्पेक्ट पाए गए हैं, जिनके सैंपल्स भी भेजे गए हैं। तो साफ तौर पर कोरोना वायरस के साथ साथ जीका वायरस का भी खतरा जो है वो केरल में बढ़ता दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में सरकार क्या प्रिपेयरनेस रहेगी, उसको लेकर भी चर्चा की जा सकती है। जी, ऑक्सीजन को लेकर बहुत हाय तौबा हुई थी दूसरी लहर में पिंकी। इस बार अभी इन राज्यों में, खासतौर पर केरल में जहां बहुत ज़्यादा केसेस हैं, वहां पर अभी ऑक्सीजन की उपलब्धता क्या है? अगर बात करें तो अभी ऑक्सीजन की पूर्ति जो है वो पूरी तरह से है, यही सरकार का कहना है। लेकिन जिस तरह से हमने देखा था सेकेंड वेव में जो हालात देखे गए थे, चाहे वो कर्नाटका की बात करें, तमिलनाडु की बात करें, आंध्र प्रदेश या केरला की बात करें, और यही कारण है कि सबसे सीख लेते हुए अब सरकारें जो है वो इसकी पूरी तरह से कोशिश कर रही है कि थर्ड वेव आने से पहले जो है पूरे राज्य भर में ऑक्सीजन की पूर्ति की जाए। और यही कारण है कि लगातार जो है तमाम प्लांट्स ऑक्सीजन के खोले जा रहे हैं, ताकि किसी भी तरह की ऑक्सीजन की कमी जो है वो आने वाले दिनों में दिखाई ना दे। जी पिंकी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए। तो पिंकी बता रही थी कि दक्षिण भारत के इन 4 राज्यों में किस तरह से कोरोना का कहर है, और अभी भी यहाँ पर सबसे ज़्यादा एक्टिव केस हैं और सबसे ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत भी है। केरल में तो जीका वायरस के भी केस मिले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नीरज पांडे, अंकित गुप्ता, संजय त्रिपाठी, मृत्युंजय और ब्रजेश राजपूत। आप एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।